Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 8 दिसंबर. तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सबसे पहला हमारा जो आर्टिकल है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है. जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली साइक्लोन मिचोंग का काफ़ी डेंजरस इम्पैक्ट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे हुआ एंड जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन स्टेट्स के लिए कुछ फंड्स रिलीज़ किए हैं. तो पहले इस चीज़ को समझेंगे एंड विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स के केसेस में स्टेट्स को किस तरह से असिस्टेंस मिलती है, किस तरह डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए रिलीफ फंड्स दिए जाते हैं, वो हम यहाँ से समझेंगे. मूविंग अहेड, इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और चाइना का समिट हुआ एंड जिसमें एक बड़ा हाईलाइट ये आया है कि इटली ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने आप को पुल आउट कर लिया है. सो विल अंडरस्टैंड कि क्या है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. मूविंग अहेड, इस साल शुगर केन की प्रोडक्शन में गिरावट हुई है जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि इस साल इस इथेनॉल ईयर की अगर हम बात करें 2023 एंड 2024 की, तो उसके अंदर शुगर केन को यूज़ नहीं किया जाएगा फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग. तो इसकी डिटेल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे. देन विल टॉक अबाउट डीप फेक्स. एक बड़ा एक्सप्लेनर आर्टिकल आज तो हिंदू न्यूज़पेपर में डीप फेक को लेकर आया है. विल टॉक अबाउट इट एंड लास्टली विल डिस्कस दी केशवानंदा भारती केस. तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं आज के न्यूज़पेपर के जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने इस पूरे वीक इस डिज़ास्टर की बात की विच वाज द साइक्लोन मिचोंग, जो कि एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था जिसका इम्पैक्ट, डेंजरस इम्पैक्ट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे हुआ. बहुत सारी जगहों पे डैमेजेस हुए हैं, फ्लड्स आए हैं. अगर हम चेन्नई की बात करें तो काफ़ी सिवियर अर्बन फ्लड्स चेन्नई में देखने के लिए मिले बिकॉज ऑफ द साइक्लोन मिचोंग. तो जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट्स को, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं. कुछ 1500 करोड़ की एड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है टू असिस्ट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. अब देखिए यहाँ से ये जो पूरा टॉपिक है ये हमारे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इसको जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. जो टॉपिक यहाँ से निकल के आता है वो ये है कि जब स्टेट्स में ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो किस तरह उनको असिस्टेंस दी जाती है, हाउ डज दिस एंटायर मैकेनिज्म वर्क. तो ये इस चीज़ की क्लैरिटी हमें होना ज़रूरी है. तो उसी बात को इस वीडियो में हम ब्रीफली कवर करेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि नेचुरल डिजास्टर्स के सिचुएशन में स्टेट्स को किस तरह मिटिगेशन मिलती है, तो यहाँ पे एक लीगल फ्रेमवर्क, एक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विच इज़ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. बिकॉज ये जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये इसमें पूरा का पूरा लीगल फ्रेमवर्क है कि जब कोई डिज़ास्टर आता है, चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, उसे एड्रेस करने के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क हमें चाहिए वो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में है. ठीक है जी. तो इकलौता एक्ट ये याद रखेंगे आप. इस एक्ट में डिज़ास्टर को डिफाइन किया गया है. डिज़ास्टर एक ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सफरिंग का सब्सटेंशियल लॉस हुआ हो, प्रॉपर्टी डैमेज हुई हो या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ हो, इतना कि ये कम्युनिटी की कोपिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है. तो ऐसे इवेंट को डिज़ास्टर के तौर पे डिफाइन किया जाता है. ठीक है. अब इस एक्ट के थ्रू हमारे पास एक अथॉरिटी आती है विच इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. ये सेंटर लेवल पे है. इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं. ठीक है. तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर एस्टैब्लिश की गई है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. सिमिलरली स्टेट लेवल पे एस्टैब्लिश की जाती है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसे कि स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं. फर्दर इन बॉडीज़ की डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ भी हैं. तो एक नेशनल लेवल पे हो गई, स्टेट लेवल पे हो गई और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गई. तो ये मिलकर हमारे इंडिया का इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेटअप क्रिएट करते हैं. ठीक है. नाउ इन्हीं के साथ साथ अब ये तो अथॉरिटीज़ हो गई. आपने देखा होगा NDRF, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स.
एनडीआरएफ की भी जो क्रिएशन है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर ही की गई है, जिसके अंदर कुछ बटालियंस और जो टीम्स हैं वो ऑन ग्राउंड रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं इन वेरियस स्टेट्स जहां पे भी डिजास्टर आता है। तो उसके लिए बटालियंस और टीम्स बनाई गई हैं जो कि ऑन ग्राउंड रिलीफ ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। तो दैट एंटायर फोर्स इज कॉल्ड एज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये सब हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर मेंशन्ड हैं। नाउ इसके बाद अब फंड्स को समझना भी ज़रूरी है। हमारे इस एक्ट के अंदर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड मेंशन किया गया है, ठीक है। ये जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग डिजास्टर रिलीफ। तो जिस तरह नेशनल लेवल पे डिजास्टर रिलीफ फंड है, सिमिलरली स्टेट्स का भी अपना खुद का स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है, ठीक है, जो कि प्राइमरी फंड है। अगर किसी भी तरह का नोटिफाइड डिजास्टर आता है तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए जो प्राइमरी फंड अवेलेबल होता है दैट इज द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि आपका ये जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 75% कंट्रीब्यूट करती है इन द जनरल स्टेट्स। तो 75% कंट्रीब्यूशन किसका है? सेंटर का। 25% कंट्रीब्यूशन किसका है? स्टेट का, जिस स्टेट का वो डिजास्टर रिलीफ फंड है। अगर हम ये जनरल स्टेट्स की बात है, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखें या फिर हिमालयन स्टेट्स देखें, वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसके चलते उन स्टेट्स का जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है उसमें 90% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और 10% कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये बात समझें आप कि ये जो हमारा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है ये प्राइमरी फंड है। तो इमीडिएट रिलीफ एफर्ट्स के लिए कोई कैलामिटी आ गई, कोई साइक्लोन है, कोई ड्रॉट है, कहीं अर्थक्वेक आया है या कहीं फायर है, फ्लड्स आ गए हैं, सुनामी आ गई है, कुछ भी किसी भी तरह की नोटिफाइड कैलामिटी के दौरान जो इमीडिएट रिलीफ मिलता है दैट इज अलॉटेड थ्रू स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा अगर हम स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड ही यूज़ कर रहे हैं तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड कब यूज़ करेंगे? तो ध्यान से सुने, अगर कोई सिवियर कैलामिटी आती है, ऐसी कैलामिटी जिसके अंदर स्टेट का ये जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है ये इनसफिशिएंट है, ये उसको भुगतान नहीं कर सकता, तब जो एडिशनल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो नेशनल डिजास्टर जो आपका रिस्पांस फंड है वहां से प्रोवाइड करती है। तो उस केस में हमारा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिलीफ फंड पिक्चर में आता है। फिर यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब ये डिटरमाइन कौन करेगा कि ये जो डिजास्टर आया है ये सिवियर कैलामिटी है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जो स्टेट्स हैं अगर वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो डिजास्टर आया है उसे उस कैलामिटी को सिवियर क्लासीफाई किया जाए, तो ऐसे केस में स्टेट्स एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं जिसमें स्टेट जो सेक्टर वाइज डैमेज जो हुआ होता है उससे वहाँ पे मेंशन करते हैं और कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है इस डैमेज को ठीक करने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए, इसे मेंशन करते हैं। जिसके बाद एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम डैमेज को असेस करती है ऑन साइट कि क्या ये इतना सिवियर है कि इसे हम सिवियर कैलामिटी में डिटरमाइन कर दें। क्योंकि अगर एक बार इसे हाई लेवल कमिटी मिल जाए उसके बाद इमीडिएटली जो रिलीफ अमाउंट है वो एनडीआरएफ से रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन होती है सिवियर में, इसमें क्या इंटेंसिटी है, कितने मैग्नीट्यूड से डिस्ट्रक्शन हुई है, कितनी असिस्टेंस की ज़रूरत है, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए एक नेचुरल कैलामिटी को सिवियर क्लासीफाई किया जाता है। एक बार जब वो सिवियर क्लासीफाई हो गई तो ऐसे केस में जो फंड्स हैं वो एनडीआरएफ से रिलीज होते हैं। एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात और याद रखेंगे कि ये जो आपके एनडीआरएफ और जो स्टेट एसडीआरएफ में जो फंड्स हैं जो कि प्रिपेयर्डनेस के लिए, डिजास्टर की मिटिगेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए अलॉट किए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ योर बजटरी एलोकेशन। बजटरी एलोकेशंस के थ्रू ये फंड्स अलॉट किए जाते हैं। वेल इसी के साथ साथ अगर एक बार कोई डिजास्टर को आप सिवियर कैटेगरी में डाल दें तो कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि एक और फंड सेटअप किया जा सकता है विच इज़ कैलामिटी रिलीफ फंड।
अब इसमें जो कॉर्पस होता है वो 3:1 का होता है। इसमें 3 शेयर जो है वो सेंटर का है, 1 शेयर जो है वो स्टेट का है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में 3:1 का एक कॉर्पस, एक ये जो फंड है ये सेटअप किया जाता है। दूसरा, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये कब करते हैं? सपोज करो कि इतना सीवियर डिजास्टर था कि SDRF तो कम पड़ गया, जिसके बाद आपने NDRF से असिस्टेंस दी, फिर कैलामिटी रिलीफ फंड भी बना, वो भी पूरा नहीं कर पा रहा है, वो भी इनएडिक्वेट है रिसोर्सेज। फिर बनाया जाता है नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड, जिसमें एडिशनल असिस्टेंस दी जाती है। अब यहाँ पे बात यह है कि इसमें 100% फंडिंग कौन करता है? सेंटर करता है। ठीक है, कैलामिटी रिलीफ फंड में 3:1 का था, लेकिन जब नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड आ गया तो तब 100% असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लास्टली एक और चीज़ है कि जब ऐसे सिवियर कैलामिटी के केसेस आते हैं तो ऐसे केस में स्टेट्स को कंसेशनल लोन्स भी दे दिए जाते हैं, ताकि जो रीपेमेंट जब वो लोन्स की करें तो उसमें बहुत ही कंसेशनल जो टर्म्स हैं वो रखी जाती हैं अगर कैलामिटी को सिवियर डिक्लेयर किया गया है तो। एंड लास्टली हमारे पास मिटिगेशन फंड्स भी हैं, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। आप मिटिगेशन समझते हैं, ऐसे फंड्स जो कि जैसे कि सपोज करो कोई फॉरेस्ट रिस्टोर करना है, पब्लिक अवेयरनेस करनी है, मिटिगेशन करना है, तो उसके लिए एक अलग से फंड बनाया जाता है, दैट इज मिटिगेशन फंड। ये स्टेट लेवल पे भी होता है और नेशनल लेवल पे भी होता है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हुआ होगा कि डिजास्टर्स के केसेस में किस तरह से फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में एक समिट हुआ एंड यहाँ पे एक तो ये मैसेज आया है कि इस ब्लॉक में यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में अगर कोई किसी भी तरह का डिफरेंस है उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। बट आप ये देखिए कि एक बड़ा हाईलाइटिंग न्यूज़ जो यहाँ से ब्रेक हुई है वो ये है कि इटली ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो क्या है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और यूरोप यहाँ पे किस तरह हम इसकी बात कर रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली एक मल्टीफेसेड आप कह लो कि डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, जिसमें चाइना का एम है कि एक तरह से ग्लोबल कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन एस्टैब्लिश की जाए। ये 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसमें चाइना का एम है कि साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट कर दिया जाए थ्रू लैंड रूट्स एंड सी रूट्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में यूरोप मेंशन किया गया है कि यूरोप और ये सभी जो आपका एशिया है, अफ्रीका है, इन सब खुद को कनेक्ट करना है थ्रू रोड एंड सी रूट्स। इसे कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपने इससे पहले वन बेल्ट वन रोड भी सुना होगा बहुत बार। ये इस प्रोजेक्ट का पहला नाम था। पहले इसको वन बेल्ट वन रोड कहा जाता था, लेकिन उसके बाद फिर इसको रीनेम कर दिया गया एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। रीनेम करने की वजह एक ये भी थी कि इससे थोड़ा सा एक ओपन और इंक्लूसिव इनिशिएटिव लगे, ऐसा ना लगे कि यहाँ पे चाइनीज़ डोमिनेशन हो रही है, तो बस नाम बदला गया। ठीक है, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं। एक तो होता है आपका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड। ठीक है, तो जहाँ पे तो रोड्स बन रही हैं वो सिल्क रोड के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे सी रूट से जोड़ रहे हैं वो मैरीटाइम सिल्क रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंड अब आप यूरोप का अगर आप यहाँ पे मैप देखें तो उसको लैंड के थ्रू एशिया के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए 6 कॉरिडोर्स बेसिकली इस प्रोजेक्ट में मेंशन किए गए, जैसे कि एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वी टॉक अबाउट इट अ लॉट। देन न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज कॉरिडोर है ये चाइना और कह लो कि एशिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा, और यहाँ से इटली ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट इज चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएगा। चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं हमारे चाइना के सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड है। इससे पहले कि हम न्यूज़ आर्टिकल की तरफ जाएं, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इथेनॉल क्या है।
इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, रादर प्रिंसिपल बायोफ्यूल है हमारा, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होता है जब शुगर की फर्मेंटेशन होती है थ्रू यीस्ट। तो जब यीस्ट शुगर की फर्मेंटेशन करता है तब नेचुरली इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, या फिर पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जैसे कि इथाइलिन हाइड्रेशन से भी जो इथेनॉल है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये बायोफ्यूल है इसीलिए इंडिया ने लॉन्च किया अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसमें हमारा टारगेट ये है कि हम हमारे फ्यूल के साथ हमारे पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करें। इससे होगा क्या, अब देखो तेल तो उतना ही डलना है, अगर उसमें थोड़ा सा इथेनॉल के साथ ब्लेंडेड होगा तो उतना तेल बच जाएगा। तो यही एम है इंडिया का कि हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारी डिपेंडेंस जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर बनी हुई है उसे हम डिक्रीज़ कर सकें, फिर कार्बन इमिशंस भी कम हो जाएंगे, और अल्टीमेटली अब फार्मर्स का जो शुगर केन है ये जब यूज़ होगा बायोफ्यूल की प्रोडक्शन के लिए तो इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, इसे कहा जाता है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे टारगेट ये रखा गया कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में। ठीक है, बाय 2025 एंड 2026 20% ब्लेंडिंग हमने अचीव करनी थी। ठीक है, अब फिर न्यूज़ क्या आई, अब न्यूज़ ये है कि हमारा ये जो करंट ईयर चल रहा है इसमें शुगर केन की प्रोडक्शन में ड्रॉप आया, शुगर केन की प्रोडक्शन में गिरावट आई। अब खाने के लिए शुगर केन को यूज़ करें या पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए यूज़ करें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप लिया है जहाँ पे गवर्नमेंट ने फूड को प्रायोरिटी दी है ओवर दी फ्यूल। वो कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, कि शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज शुगर केन जूस या सिरप को यूज़ नहीं करेंगे टू प्रोड्यूस इथेनॉल इन द करंट इथेनॉल ईयर 2023 एंड 24 में। इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए शुगर केन के जूस और सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब देखें, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मॉनिटर करते रहते हैं कि शुगर की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सेल कितनी है, कितना स्टॉक है हमारे पास, ताकि हमारी लोकल कंजम्पशन के लिए जो शुगर है वो अवेलेबल रहे और स्टेबल प्राइसेस भी अवेलेबल रहे। तो अब जो करंट सिचुएशन है कि शुगर केन की प्रोडक्शन कम हुई है, अगर उसका इथेनॉल बनता जाएगा तो कंजम्पशन के लिए कम हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ताकि ऐसा ना हो तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फूड को प्रायोरिटी दी है ओवर फ्यूल। ठीक है, और कहा गया कि भाई जो करंट सीजन का जो टारगेट है आप उसको पूरा करो, चाहे आप हैवी मोलासेस ले लो, ब्रोकन राइस यूज़ कर लो, मेज़ यूज़ कर लो, इन सब को यूज़ करके आप इथेनॉल बना लो, बट शुगर केन यूज़ मत करो। तो जो टारगेट है वो तो सेट ही है कि हमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है बाय 2025 एंड 26, लेकिन इस साल के लिए शुगर केन जूस की प्रोडक्शन को यूज़ करने के लिए मना कर दिया गया है। मूविंग अहेड, आज हमारे पेपर में डीप फेक से रिलेटेड एक और बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर पढ़िए इस आर्टिकल को। अगर हम इस आर्टिकल की ब्रीफिंग करें तो सबसे पहले तो ये डीप फेक्स की रेगुलेशन की बात करता है। अब डीप फेक है कि आपने देखा कि रिसेंटली एक इंडियन एक्ट्रेस की डीप फेक वीडियो की वजह से एक बहुत ज़्यादा आउटरीच और कंसर्न स्पार्कअप हुआ है रिलेटेड टू द मिस यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डीप फेक है क्या? देखिए, ये एक तरह का सिंथेटिक मीडिया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके किसी भी विजुअल या ऑडियो कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकता है या फिर जनरेट कर सकता है। यूजुअली इसे ऐसा कंटेंट बनाया जाता है टू डिसीव और टू मिसलीड समबडी। ठीक है, डीप फेक की क्रिएशन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो टेक्निक यूज़ होती है, उसे कहा जाता है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, GANs, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। इसमें दो और न्यूरल नेटवर्क्स प्रेजेंट हैं, एक होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर क्या करता है, वो फेक इमेजेस या फेक वीडियो क्रिएट करता है कि वो रियलिस्टिक लगे, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेटर का काम है डिस्टिंग्विश करना कि ये कितनी रियल है, कितनी फेक है, क्या डिफरेंस है इसके बीच में। तो जो भी डिफरेंसेस डिस्क्रिमिनेटर देता है कि भाई ये मेरा फीडबैक है, ये भी डिफरेंसेस हैं, जनरेटर उससे सीखता है और फर्दर उन चेंजेस को और कर देता है। और अल्टीमेटली जब डिस्क्रिमिनेटर भी नहीं पहचान पाता कि रियल कौन सी है, फेक कौन सी है, वहाँ से बनती है आपकी ये सिंथेटिक मीडिया, ऐसी डीप फेक वीडियोस। ठीक है,
ये डीप फेक डीप सिंथेसिस का हिस्सा है। इसमें डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ किया जाता है कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई ऑडियो, कोई वीडियो क्रिएट करने के लिए, वर्चुअल सीन्स क्रिएट करने के लिए। अब हम यहाँ पे इसके पॉजिटिव एप्लीकेशंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे कंसर्न जो जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। ऐसी वीडियोस को मैलिशियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, टू स्प्रेड अ प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़। अच्छा, इलेक्शंस में इन्फ्लुएंसेस के लिए, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली किसी इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। हम जो किसी भी कंट्री में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी को ये डैमेज पहुंचा सकता है। इट कैन ऑल्सो क्रिएट नॉन कंसेंचुअल पोर्नोग्राफी एंड रिवेंज पॉर्न एज वेल। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में डीप फेक टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए या फिर बैन करने के लिए अभी हमारे पास किसी भी तरह का स्पेसिफिक लॉ या रेगुलेशंस नहीं है। हालांकि वी हैव कॉल्ड फॉर अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस एथिकल AI टूल। अभी हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसे कि IT एक्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसका सेक्शन 66 और 67 को यूज़ करके कुछ जो प्रोविजंस हैं उसमें डीप फेक के कुछ एस्पेक्ट्स को के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। डिफेमेशन के केसेस में, कोई एक्सप्लिसिट मटेरियल पब्लिश करने के केसेस में। हमारा जो IPC है उसका सेक्शन 500 यूज़ करके डिफेमेशन के लिए पनिशमेंट दी जा सकती है। फिर हमारा डिजिटल प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसमें भी कुछ प्रोटेक्शन दी गई है फॉर द मिस यूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं इनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हमें कॉम्प्रिहेंसिव लॉज और रेगुलेशन की ज़रूरत है जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करें इन डीप फेक के ऊपर। इस जो पोटेंशियल इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है हमारी प्राइवेसी पे, सोशल स्टेबिलिटी पे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे, हमारी डेमोक्रेसी पे, तो इसे कंसिडर करते हुए वी नीड टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क एज वेल। तो वही बात इस आर्टिकल में भी की गई है। हमने कुछ देर पहले भी इसकी बात की थी क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड की फर्स्ट एवर AI सेफ्टी समिट हुआ था एंड जिसमें 28 मेजर कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था इंक्लूडिंग इंडिया, और वहाँ पे ये एग्री किया गया कि येस वी नीड टू टेक अ ग्लोबल एक्शन जिससे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिस्क हैं उन्हें एड्रेस कर सकें। और इसी समिट में ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन भी आई थी जिसमें एक्नॉलेज किया गया कि जो इंटेंशनल मिसयूज़ है AI टेक्नोलॉजी का उसे इसके अंदर एक्नॉलेज किया गया। जो लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है बिकॉज ऑफ AI टेक उसकी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट की गई। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िए। इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल रिलेटेड टू द डीप फेक्स रेगुलेशन इन इंडिया। लास्टली, केशवानंदा भारती केस का जो जजमेंट था उसकी एक कंसाइज हिस्ट्री बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो प्रोड्यूस की है विच इज़ इन 10 इंडियन लैंग्वेजेस, क्योंकि केशवानंदा भारती केस हमारे पॉलिटी में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जजमेंट रही है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, वो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1953 का जो केस था उसमें ये आई थी 50 साल पहले, 1973 में आई थी। अभी हम 2023 के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, it's very important because it has become a thriving aspect of the constitutional judicial review. आप पॉलिटी में इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। यू नो अबाउट केशवानंदा भारती केस कि किस तरह गोलकनाथ केस में जो जजमेंट आई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ओवल रूल किया था एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो थी उसे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी पॉलिटी में ये टॉपिक ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। संकरी प्रसाद जजमेंट के बारे में पढ़िएगा कि जिसमें 1951 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट्स के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। हमारा आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप अमेंड कीजिए। लेकिन फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। फिर आता है केशवानंदा भारती केस जिसमें लैंडमार्क जजमेंट आती है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकती है, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का
उसे अफेक्ट, उसे ऑल्टर नहीं कर सकती। कि पार्लियामेंट के पास पावर है, आप कुछ भी अमेंड कीजिए, लेकिन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कहिए तो जो फंडामेंटल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जिसके बाद फिर इंदिरा नेहरू गांधी केस आता है, मिनर्वा मिल्स केस आता है, अगेन एंड अगेन ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती केस में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, उसी को फर्दर एंड फर्दर और रिफाइन किया गया। लेकिन ये चेंज किस जजमेंट से आया, दैट वाज केशवानंदा भारती केस। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार अपनी पॉलिटी का जो आप पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर, उसे रिवाइज कीजिएगा। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.